हेलो क्लास। कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतः संक्रमण तंत्र। अंतर संक्रमण तत्व मतलब एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में। तो देखते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है एंड पेनाल्टी मेन कोश में मतलब N-2 के एफ कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इसे एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो बाह्यतम कक्ष में न प्रवेश करके अपने N-2 एफ कक्षक में प्रवेश करते हैं। जिस प्रकार डी का हम लोग देखे थे, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन था N-1D और Ns में प्रवेश कर रहा था, उसी प्रकार इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होंगे वो N-2 एफ में प्रवेश करेंगे। जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये है पांचवा, और ये है आपका छठा, है ना। तो यहाँ पे n के मान 6 हैं। तो इसका अंतिम कोश कौन सा है? ये 6 है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करने चाहिए, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश ना करके N-2 एफ में प्रवेश करते हैं। इसका मतलब अगर n का मान 6 हम लोग रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? N-6 रखे तो यहाँ पे 2 है तो वो तो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4f। मतलब अगर अंतिम कोश आपका 6 है तो जो अंतिम कोश आपका 6 है तो इसमें इस एफ ब्लॉक के जो तत्व होंगे या फिर अंतर संक्रमण तत्व होंगे उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन ये 4 में प्रवेश करेगा, N-2 एफ में प्रवेश करेगा। ठीक, तो इसी तरीके से क्या होता है, जिस प्रकार जो डी ब्लॉक में हम लोग देख रहे थे, अंतिम कोश से जो डी वाला कोश था वो 1 कम होता था। अगर अंतिम कोश आपका 6 है तो डी वाला कोश जो होगा आपका 5D होगा। तो इसी प्रकार से एफ संक्रमण श्रेणी में या फिर अंतर संक्रमण श्रेणी में क्या होता है, जो अंतिम कोश होता है, अंतिम कोश उससे 2 पहला वाला होता है आपका एफ कक्षक। मान लेते हैं अगर 7 आपका अंतिम कोश है तो 5 आपका कौन सा कक्षक होगा? डी कक्षक होगा। मान लेते हैं आप 8 आपका अंतिम कोश है तो 6f क्या होगा? आपका एफ वाला कक्ष होगा और अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इस ब्लॉक में तत्वों की कुल संख्या कुल 28 है। आवर्त सारणी में देखने पर हमें नीचे की ओर 2 तत्वों की हमें श्रेणी दिखाई देती है, जिसे हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों के नीचे इसको अलग से रखा गया है। इन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाह्य कोश में प्रवेश ना करके बाह्य कोश के अंदर वाले कोश में जाते हैं। इसी कारण देखो, और जो अंदर वाला कोश होता है उसको पेनाल्टी मेन कोश कहते हैं, है ना। इन तत्वों में क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत कोश के अंदर वाले कोश, जिसे पेनाल्टी मेन कोश कहते हैं, में प्रवेश करता है। इसीलिए इस श्रेणी के तत्वों को आंतर संक्रमण श्रेणी कहते हैं। ये प्रकृति में बहुत दुर्लभ है, अतः इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नीचे में है आपकी लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज लिखा है, ये है आपके अंतर संक्रमण तत्व। इनकी संख्या टोटल देखो, पहली वाली जो श्रेणी है उसका परमाणु क्रम लैंथेनम 57 से लेकर ल्यूटेटियम 70N मतलब 71 तक हो रहा है। उसके बाद अगर दूसरी श्रेणी के बारे में देखें तो एक्टिनियम 89 से लेकर जो इसका जो अंतिम तत्व वो है लावरेंशियम जिसका परमाणु क्रमांक 103 है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आपके अंतर संक्रमण श्रेणी है, जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, उनकी 2 श्रेणी है जिसमें टोटल 28 तत्व है। अब इसको लिया कहाँ से गया है? देखो यहाँ पे देखो, ये लैंथेनम और एक्टिनियम, ये तीसरे समूह के जो लैंथेनम है वो 6वें आवर्त का यहाँ का तत्व है। देखो 57 के बाद यहाँ पे ये 58 चालू हुआ है, 57 भी यहीं पे आ गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये भी जो एक्टिनियम है वो भी तीसरे समूह का ही तत्व है। ये दोनों ही तीसरे समूह के अंदर के तत्व हैं। एक 6वें आवर्त का तत्व है तो दूसरा 7वें आवर्त का तत्व है। यहाँ के बीच के जो तत्व हैं उनको उठा करके नीचे में रख दिया है, और इसके बीच में
89 से लेकर 103 तक के बीच में जो तत्व है उनको भी उठा करके इस नीचे में रख दिया है। तो ये सभी आपके डी संक्रमण तत्व के अंदर के तत्व हैं और इसको नीचे में रखा गया है। ये आपके आंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों की संख्या 2 है। इन तत्वों की संख्या टोटल 28 है। इसमें से पहले जो श्रेणी है ए ब्लॉक के तत्वों की जो पहली श्रेणी है उसको लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, और जो ए ब्लॉक के तत्वों की जो दूसरी श्रेणी है उसको हम लोग एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से। और क्या होता है, जो ए ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में प्रवेश न करके अंतिम कोश से 2 पहले वाले कोश में प्रवेश करता है। इसी कारण इसे क्या कहते हैं हम लोग, आंतर संक्रमण श्रेणी कहते हैं। ठीक, ए ब्लॉक के तत्वों को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रथम आंतर संक्रमण श्रेणी, अभी हमने देखा, जिसको हम लोग लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। प्रथम आंतर संक्रमण श्रेणी जिसे 4F श्रेणी भी कहते हैं और लैंथेनाइड श्रेणी भी कहते हैं, जो किससे स्टार्ट होता है, लैंथेनम से स्टार्ट होता है। और दूसरा है द्वितीय आंतर संक्रमण श्रेणी जिसे 5F श्रेणी या फिर एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। तो जो प्रथम आंतर संक्रमण श्रेणी है जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है 4F कक्षक में प्रवेश करता है, और जो द्वितीय आंतर संक्रमण श्रेणी है उसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 5F में प्रवेश करता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब है लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड जो प्रथम आंतर संक्रमण श्रेणी है ना, उसको हम लोग लैंथेनाइड्स कहते हैं। ठीक, 4F ब्लॉक के तत्वों या प्रथम आंतर संक्रमण श्रेणी के तत्वों को लैंथेनाइड्स कहते हैं। चूँकि तत्वों का यह समूह संक्रमण तत्व लैंथेनम के पश्चात आरंभ होता है। लैंथेनम इस तत्व में नहीं आता, लेकिन लैंथेनम से ये क्या होता है, लैंथेनम के पश्चात क्या होता है, शुरू होता है। और लैंथेनम को भी लैंथेनाइड में ही रख देते हैं। लैंथेनम जिसका परमाणु क्रमांक 57 होता है उसको लैंथेनाइड श्रेणी में ही रखते हैं। सभी लैंथेनाइड लैंथेनम तत्व के गुणों से अत्यधिक समानता दर्शाते हैं। सभी लैंथेनम तत्व, जितने भी आपके लैंथेनाइड तत्व है, 57 से लेकर कितना 71 तक के सभी तत्व क्या होते हैं, सभी लैंथेनाइड तत्व लैंथेनम तत्व के गुणों से अत्यधिक समानता दर्शाते हैं। लैंथेनम जो आपका लैंथेनाइड श्रेणी में पहले का तत्व है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंथेनम कहते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो लैंथेनाइड है, इस श्रेणी को ऐसे ना रख करके ऐसे सीधे रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखो ये लैंथेनाइड का है ना, प्रथम आंतर संक्रमण श्रेणी या 4F श्रेणी या फिर लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व है लैंथेनम, और उसके पश्चात यहाँ पे ल्यूटीशियम से ये समाप्त हो रहा है। लैंथेनम जिसका परमाणु क्रमांक 57 होता है, ल्यूटीशियम जिसका परमाणु क्रमांक 71 होता है, जिसको याद रखिएगा। तो सभी जो लैंथेनाइड जो तत्व हैं वो किससे समानता रखते हैं, वो लैंथेनम से समानता रखते हैं। मतलब ये इनके गुण क्या होते हैं, लैंथेनम के गुण से क्या होते हैं, मिलते रहते हैं। समूह के एक आवर्त में एक ही तत्व रखा जाता है। किसी भी समूह में ये सभी तीसरे समूह के तत्व हैं, लेकिन हम लोग एक समूह सिर्फ एक तत्व रखते हैं, है ना। इसी कारण क्या होता है, इसको हम लोग आवर्त सारणी के बाहर में रख देते हैं। ये सभी समूह 3 के तत्व होते हैं, लेकिन हमें पता है एक समूह में सिर्फ एक ही तत्व रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये पहला समूह है, तो पहले समूह में यहाँ पे एक तत्व है, दूसरे समूह में इस आवर्त के एक तत्व है यहाँ पे, और इस दूसरे समूह में देखिए सॉरी ये पहला ही समूह है, यहाँ पे देखिए एक तत्व है। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 करके 5 इलेक्ट्रॉन को नहीं, 5 तत्वों को नहीं रख सकते। उसी तरीके से यहाँ पे समूह 3 में बहुत से तत्व होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग उठा करके कहाँ रख देते हैं, नीचे में, और उसे आंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं या फिर आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, तो उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है, एक समूह में एक ही तत्व रखते हैं लेकिन समूह 3 में बहुत से तत्व हो जाते हैं, इसी का रिस्क उठा करके हम लोग नीचे में रख देते हैं। ठीक, अब देखते हैं लैंथेनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से होता है। अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनका इस समूह के सदस्यों की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4A जिसमें 1 से 14 इलेक्ट्रॉन, 5D
जिसमें 0 से 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 6s2 होता है। ठीक, प्रत्येक सदस्य की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। जैसे कि आप लैंथेनम का देखो, लैंथेनम जिसका परमाणु क्रमांक 57 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से आ जाएगा, किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। अब बाहु नियम से इसको देखते हैं। लैंथेनम जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 57। तो चलिए अब बाहु नियम देखते हैं। बाहु नियम 1s 2s 3s 4s 5s 6s है ना। उसके बाद 2p 3p 4p 5p 6p, उसके बाद 3d 4d 5d 6d, उसके बाद 4f 5f 6f, 1 2 2 2 3 3। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2, ये इस तरीके से है ना, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो इस तरीके से हो जाएगा। पहला क्या है 1s, उसके बाद क्या है 2s, उसके बाद क्या है 1s 2s के बाद 2p है, उसके बाद 3s है, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s। ठीक, ये है पहला है 1s, उसके बाद आएगा 2s, 2s के बाद आएगा 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p 5s, 4d 5d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। ठीक, इस तरीके से और आगे बढ़ा सकते हैं। तो लैंथेनम अगर इसका परमाणु क्रमांक देखें तो ये हो जाएगा 1s2, ये ऊपर में 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p में 6 और s में 2 d में 10 और p में 6। देखते हैं 6 4 10 10 10 20 20 10 30 30 6 36 हो गए। तो 2 10 6 2 6 4 10 10 10 20 20 10 30 30 और 10 40 40 6 46 2 48 48 2 50 50 और 4 54 54 56। और यहाँ पे जो बचा एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, वो इलेक्ट्रॉन F में ना जा कर के कहाँ जाता है, D में जाता है। D का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है। ठीक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5d 5p 6s। उसके बाद जो बचा एक इलेक्ट्रॉन है वो F में ना जा करके D में जाता है, क्योंकि F और D की जो ऊर्जा होती वो समान होती, मतलब लगभग समान होती, उनकी ऊर्जा में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसी कारण ये इसमें जाए या फिर इसमें जाए, किसी में भी वो जा सकता है। तो वो F में ना जा करके कहाँ जाता है, D में जाता है। इसी कारण लैंथेनम D ब्लॉक में रखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 5d1 और 6s2 लिखा है ना, ये है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें क्या होता है, ये 5d जो है अगर इसको हटा दें हम लोग इन सभी को, तो बचा है अंतिम में आपका 6s2 और 5d1। तो क्या होता है, ये 5d का आकार बड़ा होता है, ये 6s को रिपल्स कर देता है इसको, कि ये सामने आ जाता है और 6s को पीछे ढकेल देता है। तो ये हो जाएगा आपका 5d1 और 6s2। ठीक, तो इस तरीके से इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लैंथेनम का हो जाएगा।
अगर लैंथेनम के बाद के तत्व की बात करें, जैसे कि है आपका सीरियम, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इस तरीके से होगा। 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इस 4f में चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, इस 4f में। उसके बाद सीरियम हो जाएगा, सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 58। ठीक, उसमें क्या होगा, 5d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 4f में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक, उसके बाद के जो तत्व आते जाएंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इसमें ना जा करके वो सीधा इसमें जाता है, 6s से सीधा 4f में। जैसे कि यहाँ पे देखो, सीरियम में एक इलेक्ट्रॉन डी में गया है, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जो 4f में गया है। लेकिन प्रोसियोडाइमियम में देखिए, जिसका परमाणु क्रमांक 59 है, डी में इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, एस के बाद सीधा एफ में गया है। इसको आप बाहो नियम से आप बना के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, गैडोलीनियम, यहाँ पे 6s के बाद 4f में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अचानक से डी ब्लॉक कैसे आ गया है, तो यहाँ पे इस कारण होता है, जो 4f जो होता है वो अपना, देखो कोई भी कक्षक या तो आंशिक रूप से भरे हुए या फिर पूरे भरे होने चाहिए। आंशिक रूप से भरे, यहाँ पे मेरा मतलब है कि जैसे कि f में आपका कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक, है ना। तो वो ये चाहता है कि 7 कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन भरे हों या फिर पूरी तरीके से भरे हो। तो अगर ये आपका 7 इलेक्ट्रॉन 7 कक्षक में भरे हैं तो वो भी आपका स्थायी हो जाता है। तो इसी कारण कोई भी तत्व जो होते हैं प्रत्येक कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, है ना, क्योंकि उस स्थिति में वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। इस कारण क्या होता है, यहाँ पे जो आपका गैडोलीनियम है वो 7 इलेक्ट्रॉन, एफ में 7 इलेक्ट्रॉन रखने के चक्कर में इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है वो डी को दे देता है। ठीक, उसी तरह से आपका ल्यूटीशियम में भी होता है। ये एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रखने के चक्कर में जो एक इलेक्ट्रॉन और आता है उसको 5d को दे देता है। ठीक, और वैसे भी एफ जो है 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है ना। तो ये है आपके लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों के बारे में और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो है जैसे कि ये ल्यूटीशियम को याद करना है आपको, और गैडोलीनियम को याद करना है, और सीरियम और लैंथेनम को। उसके बाद बाकी जो है आपका सीधा एस से एफ में ही जा रहा है, ये सीधी तरीके से है, ये समझ में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं अपवाद को। तो यहाँ पे बताया गया है 4f एवं 5d कक्षक की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होने के कारण इलेक्ट्रॉन 4f या 5d में जा सकते हैं, इसलिए इनके विन्यास में कई अनियमितताएं होती है। जैसे कि अभी हमने देखा गैडोलीनियम में अभी हमने देखा ना, इसमें क्या हो रहा था, 4f से 5d में जा रहा था, 5d से सीधा 4f में जा रहा था, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इस तरह से अपवाद का कारण है 4f और 5d कक्षक की ऊर्जा में ज़्यादा अंतर ना होना। ठीक, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। यूरोपियम जिसका परमाणु क्रमांक है आपका 63, यूरोपियम जिसका परमाणु क्रमांक है आपका 63, इसमें क्या होता है, इसमें का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाँ यूरोपियम का और गैडोलियम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यूरोपियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है, लेकिन गैलोडियम का इस प्रकार से होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये अपना मतलब स्थायी कोई भी तत्व, कोई भी जो कक्षक होते हैं वो, जैसे कि यहाँ पे एफ ब्लॉक है ना, तो एफ ब्लॉक क्या होते हैं, अपना स्थायित्व ग्रहण करना चाहते हैं। इसी कारण ये क्या करते हैं, ये तो अर्धपूरित होना चाहते हैं या फिर पूर्णपूरित होना चाहते हैं। तो अर्धपूरित होने के चक्कर में जो 8वां इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ ब्लॉक में ना रख करके वो डी को दे देते हैं, क्योंकि एफ और डी की ऊर्जा क्या होती है, लगभग समान होती है। तो वो डी को दे देते हैं और अपना अर्धपूरित बना लेते हैं। इस कारण इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ये इसका क्या है, आपका अपवाद है। उसके बाद देखते हैं आपका इट्रिबियम तथा ल्यूसियम, इन दोनों के बारे में। मतलब ल्यूसियम भी आपका एक तरीके से अपवाद है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इट्रिबियम तथा ल्यूसियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार से है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कक्ष क्या है, एम ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन है पूरी तरीके से भरे हुए हैं। इसी कारण जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बचा है वो डी में चला गया है। ठीक,
तो इस तरीके से ल्यूटीशियम और अभी हमने देखा गैडोलिनियम, ये क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से बनता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं लैंथेनाइड के सामान्य लक्षण के बारे में। तो सबसे पहले है इनकी भौतिक अवस्था। सबसे पहले क्या है, इनकी भौतिक अवस्था। तो चलिए इसको आवर्त सारणी में देखते हैं कि जो लैंथेनाइड तत्व हैं उनकी भौतिक अवस्था किस प्रकार से है। तो अगर बात करें इन लैंथेनाइड तत्वों के भौतिक अवस्था की, तो ये जितने भी यहाँ पे लैंथेनाइड तत्व दिख रहे हैं, लैंथेनाइड 57 से लेकर 71 तक के, तो ये सभी तत्व कैसे होते हैं, सिल्वरी श्वेत धातुएं होते हैं। सिल्वरी श्वेत धातुएं मतलब ये सफ़ेद कलर की धातु होती है। ठीक, ये ऊष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। मतलब अगर इनमें ऊष्मा प्रवाहित की जाए तो जैसे कि लोहे में होता है ना, लोहे को एक सिरे से गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। उसी तरह से जैसे लैंथेनम का एक छड़ ले रहे हैं और इसके एक सिरे से उसको गर्म कर रहे हैं तो उसका दूसरा सिरा भी अपने आप गर्म हो जाएगा। मतलब ये ऊष्मा का अपने अंदर चालन कर रहा है। उसी तरीके से ये विद्युत का भी चालन करते हैं। अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें वो भी क्या होगा, चलने लगेगा। तो इस तरीके से जो लैंथेनाइड तत्व होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। और इनका गलनांक और कथनांक दोनों ही क्या होता है, उच्च होता है। इनका गलनांक और कथनांक दोनों ही क्या होता है, उच्च होता है। और इनका घनत्व भी क्या होता है, उच्च होता है। लैंथेनाइड तत्वों का गलनांक उच्च होता है और इनका घनत्व भी क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, अगर इनके घनत्व के बारे में देखें तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है इनके घनत्व भी क्या होते हैं, अपने आप बढ़ते जाते हैं। ठीक, अब दूसरा गुण है आपका लैंथेनाइड के सामान्य गुण में पहला गुण के बारे में देखा, भौतिक अवस्था। अब दूसरा गुण है आपकी आक्सीकरण अवस्था। तो यहाँ पे देखो लैंथेनाइड तत्वों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो सभी लैंथेनाइड तत्व क्या होते हैं, +3 आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिए सभी में +3 है, तो सभी लैंथेनाइड तत्व +3 आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। कुछ तत्व जो होते हैं +2 और +4 आक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, उसी तरह से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो +2 और +4 आक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। ये सभी आक्सीकरण अवस्था इस कारण दर्शाते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 आक्सीकरण अवस्था इसलिए दर्शा रहे हैं क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दिए हैं। और इसी तरह से यहाँ पे ये +3 +4 ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन भी दूसरे को दे सकता है। इसी कारण ये +3 और +4 आक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो ये +2 और +3 दर्शा रहा है। इसका मतलब ये +2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे सकता है, +3 इलेक्ट्रॉन भी किसी दूसरे तत्व को दे सकता है। इसी कारण ये इस तरीके से आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अगर लैंथेनाइड तत्वों की आक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करें तो सभी तत्व +3 आक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसके साथ साथ कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो +2 और +4 आक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। ये इस कारण दर्शाते हैं क्योंकि अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को या फिर अपना 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को देते हैं। इसी तरीके से इनका आक्सीकरण होता है। अगर इनकी आक्सीकरण अवस्था के बारे में देखें तो यहाँ पे जो +3 आक्सीकरण अवस्था दिख रहा है वो क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। मतलब त्रिधनात्मक जो यहाँ पे स्पीसीज आपको दिख रहे हैं, जैसे कि लैंथेनम दिख रहा है, यहाँ पे जो PR है उसमें +3 दिख रहा है, और क्या है GD में +3 दिख रहा है, और HO में +3, ER में +3। तो इस तरह से यहाँ पे जो +3 आक्सीकरण अवस्था वाले जो तत्व होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, या फिर इन त्रिधनात्मक स्पीसीज वो जो होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं विभिन्न आक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व। तो ठोस, यौगिक एवं जलीय विलयन में ठोस, इन तत्वों के ठोस किसी ठोस यौगिक के रूप में या फिर इनके जलीय विलयन में क्या होता है, जो त्रिधनात्मक तत्व होता है वो द्विधनात्मक और चतुर्धनात्मक स्पीसीज से क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक, तो क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। उच्च आक्सीकरण अवस्था फ्लोराइड तथा ऑक्साइड में ये भिन्न आक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे जो त्रिधनात्मक वाले तत्व स्पीसीज हैं आपके वो ज़्यादा स्थायी होंगे। किससे? द्विधनात्मक से और चतुर्धनात्मक से। मतलब +3 ऑक्सीकरण अवस्था लैंथेनाइट तत्वों में स्थायी होती है। अब आगे देखते हैं लैंथेनाइट तत्वों के रंग के बारे में। तो क्या होता है, जो तत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने देखा जो तत्व अयुग्मित, जैसे कि आपका हो गया सीरियम, यहाँ पे F में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद है प्रोशियोडाइमियम, इसमें F में 3 इलेक्ट्रॉन है। नियोडाइमियम, इसमें भी F में 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग नहीं लिख सकते। यूरोपियम में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी आपका अर्धपूरित है। अर्धपूरित है मतलब ये आपका प्रतिचुंबकीय में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है, एफ ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन में, अंतिम कोष में क्या हो जाता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये तत्व क्या होते हैं, रंगीन प्रभाव दर्शाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे टर्बियम में देखो, डायस्प्रोशियम में देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, मतलब अर्ध भरे हुए कक्षक होने के कारण, इनका कक्षक अर्ध भरा हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरे हुए नहीं होते हैं। तो अगर आपके कक्षक में इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं होगा तो वो अयुग्मित या फिर रंगीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। अगर उसमें आपके उस तत्व में आपके इलेक्ट्रॉन क्या है, उस कक्षक में, जैसे कि F कक्षक में आपके 14 के 14 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से भरे हैं, तो ये रंगीन हो जाएगा। लेकिन 13 है अगर, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रंगीन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस कारण वो रंगीन प्रभाव दर्शाते हैं, और युग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस कारण वो रंगहीन प्रभाव दर्शाते हैं। अगर F कक्षक पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है तो वो रंगीन दिखाई देंगे। अगर F कक्षक पूरी तरीके से भरा है तो वो तत्व आपके क्या हो जाएंगे, रंगहीन हो जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं चुंबकीय गुण को। अगर F तत्व जो है पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है, अगर F तत्व पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आधे भरे हुए हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके अनुचुंबकीय हो जाएंगे। मतलब F तत्व में, F ब्लॉक में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो अनुचुंबकीय, अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएंगे, प्रतिचुंबकीय।